वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों नमस्कार। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र नाम क्यों पड़ा। तो इसके लिए हमने बहुत खोजा कि आखिर महाराष्ट्र नाम क्यों है। भाई महा मतलब कैसे महान है, और पूरा व्याख्या मैंने बहुत दिन से खोज कर रहा था इसका लेकिन एक बुक मिला, प्राचीन भारत के शासक नाग और उनकी उत्पत्ति और इतिहास। तो इसके लेखक डॉक्टर नवल वियोगी जी हैं, और ये अपने इसी बुक के 120 पृष्ठ पर कुछ महाराष्ट्र के विषय में चर्चा करते हैं, जो आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस पर विचार कीजिएगा। मेरा काम है सच्चाई को एक रखना, आपका विचार है क्या करेंगे आप सोचिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो गण पद्धति या आधारभूत नियम, राष्ट्रीय या गण भूमि का समान बंटवारा। तो अब इसका टॉपिक है गण पद्धति का आधार गण की सम्मिलित भूमि थी तथा उस भूमि का प्रजाजनों में समान बंटवारा था। उक्त नियम का सविस्तार प्रतिपादन करते हुए कोसारे लिखते हैं कि बौद्ध साहित्य में द्रविड़ राष्ट्र हेतु पाली भाषा में दमिल रठ शब्द प्रयुक्त हुआ है। भिक्षु धर्म रक्षित बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय सारनाथ बनारस पृष्ठ संख्या 15 में दमिल रठ अर्थात द्रविड़ राष्ट्र है। रठ या राठ का समानार्थी रूप है। अतः महार गण की रठ रानी, रठ यानी भूमि अर्थात रठ, अतः महार प्लस रठ महारठ अर्थात महाराष्ट्र हुआ, यानी राष्ट्र अर्थात गण की सम्मिलित भूमि। इस भूमि की अष्टधात्री राष्ट्रीय गण की मातृ देवी मानी गई है। गण नियमों के अनुसार गण की राठ अर्थात भूमि गण की सम्मिलित भूमि होने के कारण उस भूमि का विवरण गण घटकों में समानता के सिद्धांत पर नियम पूर्वक करना होता है। इसी गण नियम का पालन महार गण को भी करना होता था। गण सत्तात्मक प्रणाली के इस मूल तत्व के आधार पर इतिहास का परिशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि महाराष्ट्र की भूमि में प्राचीन काल में जो लोग विभिन्न नामों से पुकारे गए वह एक ही गण संगठक भाग से संबंधित लोग थे और किसी एक समय गण के घटक कुल थे। गण को राष्ट्र मानने के कारण बज्जियों का गण भी बज्जी राष्ट्र था। उसी प्रकार महारगढ़ संघ भी महार गढ़ों का राष्ट्र था। महार नागों की राठ अर्थात भूमि से अर्थात रठ में महार प्लस रठ अर्थात महारठ महाराष्ट्र हुआ। गण प्रथा में भूमि के समान वितरण के संबंध में प्राचीन भारत का एक उदाहरण दिया जा सकता है। थोड़ा सा कुछ अच्छे से ले लिए हैं धार्मिक ग्रंथ से, लेकिन उससे नहीं, हर धार्मिक ग्रंथ में हमारे राजाओं का वर्णन है, लेकिन वो अलग अलग तरीक़ा से है। तो उसी में हमारे डॉक्टर नवल वियोगी जी उसका चर्चा करते हैं कि असुर बलि राजा ने देवों के त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र पद प्राप्त किया था। महाराष्ट्र में कार्तिक मास में बलि प्रदा के दिन ईड़ा पीड़ा टले बलि राजा एवं संकट टले बलि राजा आए, यह कहा जाता है। आज का संस्कृति में भी यह कहा जाता है, इसलिए इस बात को इसमें लिख दिए।
असुर सम्राट बलि के प्रजा जन सुखी थे, कारण वह अपने प्रजाजनों में भूमि के बंटवारे में समानता का व्यवहार करता था। विशिष्ट अवधि के बाद राष्ट्र भूमि का गण सदस्यों में समान वितरण मूलतः राजपद का सबसे प्रधान कार्य था। शरद पाटिल के पृष्ठ 86 से लगा 88 तक में ये वर्णन है। गण भूमि का प्रथम वितरण उसकी संगठक जनजातियों में होता था और उसके बाद जनजाति अपनी भूमि अपने कुल में बांटती थी। शरद पाटिल के पृष्ठ 92 में दर्ज है। असुर बलि राजा के काल में राष्ट्र भूमि का अर्थात जमीन का गण सदस्यों में समान वितरण करने की यही पद्धति थी। ऐसी गणतंत्र पद्धति महार गणों में भी प्रचलित थी। राष्ट्र भूमि जो कि महार गण संघ की सम्मिलित स्वामित्व से संबंधित थी, महारगण जानी जाती थी। यही कारण है कि गण राष्ट्र होने के कारण महारगढ़ की राष्ट्रीय भूमि का नाम महाराष्ट्र पड़ा। इसी प्रकार बुद्ध की शाक्य जनजाति शाक्य परिवार के लोगों का शाक्य गण था। शाक्यों की जो भी भूमि या संपदा थी वह गण की भूमि थी अथवा शाक्य गणों का राष्ट्र था। शाक्य राष्ट्र की भूमि भी शाक्य गणों की एकत्रित संपदा जानी जाती थी। इसलिए शाक्य गण के सभी परिवार तथा बुद्ध के पिता भी वह राजा था, एकत्र होकर खेतीबाड़ी के काम में जुटते थे। इसमें बीजी गोखले बुद्धिज्म इन महाराष्ट्र पेज नंबर 21-22 में उपयुक्त विस्तृत सूचना से स्पष्ट हो जाता है कि शाक्य गणों की भूमि शाक्य राष्ट्र थी। उसी प्रकार महार गणों की भूमि भी महाराष्ट्र हुई महाराष्ट्र थी। यहाँ राष्ट्रभूमि मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करती है। भूमाता अथवा मातृभूमि जो भूमि की वास्तविक स्वामिनी है वह राष्ट्रीय है यानी राज्ञी है। इस तरह रानी शब्द अस्तित्व में आया। यह भूमाता माया सारी सृष्टि की सृष्टा है। ऐसी उपासना विधि की उत्पत्ति का स्थान पश्चिमी एशिया था, जहाँ मातृभूमि बाबा राष्ट्रीय अथवा भूमि की वास्तविक स्वामिनी थी। इस प्रकार उपासना की यह परंपरा अनाज थी। महार और शाक्य दोनों ही अनाज थे तथा असुर बलि की तरह असुर भी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल ने अपने महाभारत हालांकि महाभारत ये मत सोचिए कि महाभारत ग्रंथ की बात, महाभारत उस समय भी बोला जाता था, तो ये महाभारत जो बता रहे हैं इसी महाभारत से लिए हैं। 12:107 अर्थशास्त्र बौद्ध साहित्य तथा सिक्कों के अध्ययन के आधार पर गणतंत्रों की चारित्रिक विशेषताओं का निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है। सामान्यतः गण के सभी संगठक सदस्यों को शासक माना जाता था, क्योंकि वह सब स्वयं को राजा कहलाते थे। उनका संविधान सिद्धांतों पर आधारित था। दूसरा, गण राजनीतिक एकता का प्रतीक था और उनके उपलब्ध सिक्कों से यह ज्ञात होता था कि तत्कालीन अन्य संघों की तरह से सार्वजनिक कार्यों में अपने राजनीतिक पद का नाम प्रयोग करते थे। गण का प्रशासकीय कार्य हेतु प्रधान मुख्य और विधों की परिषद थी। उन्हें अधिशासन का अधिकार प्राप्त था और राजा के बाद से विभूषित होते थे। वह गण कुल कहलाते थे। सभी के कार्यों का नियमों के आधार पर विभाजन होता था और सभी की सत्ता अलग अलग निश्चित की जाती थी। अधिशासकीय संगठक भागों में संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य इसके मूल में था। गणों का भंडार सदा विपुल
धन धान्य से परिपूर्ण रहता था और वे सदैव युद्ध करने को तत्पर रहते थे। गुणों में शौर्य, महत्वाकांक्षा और मान मर्यादा का प्रश्न आगे रहता था। महाभारत के अनुसार गणों के सभी संगठक सदस्यों में समानता के स्तर पर व्यवहार होता था। राज्यों की समस्या पर गण की समिति में विचार विनिमय होता था। तथागत बुद्ध ने ऐसी अनेक समितियां देखी थी और उन पर जोर भी दिया था। न्याय तथा न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अपनी शक्ति में वृद्धि करने हेतु गण अनेक अवसरों पर एकत्र होकर महासंघ की स्थापना करते थे। उसे संघ या संघात कहते थे। ऐसा संघ अजेय माना जाता था। गणों की उक्त विशेषताओं पर ध्यान से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि संघात और संघ यानी पारस्परिक एकता ही गण की मुख्य विशेषता होती थी। तो दोस्तों, ये तो हमारे नवल वियोगी जी इसे अपने पुस्तक से व्याख्या किए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो व्याख्या किए हैं वो तो इतिहास से उठाकर कहीं कहीं से दिए हैं, पुरातात्विक भी कुछ दिए हैं इसमें। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 7वीं सदी जब ह्वेन-त्सांग यहाँ आया था, उस समय महाराष्ट्र का क्या स्थिति था, तो थोड़ा उसके विषय में बता दें। तो मैं दूसरा PDF निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों, अब देखिए, मैं ह्वेन-त्सांग 7वीं सदी में आए थे, यानी 629 ईस्वी में, और 645 ईस्वी में गए और पूरे भारत का भ्रमण किया। और इनकी बातों को ऑथेंटिक, प्रमाणिक माना जाता है। क्यों कि इनके डायरी के आधार पर जब भारत में खुदाई हुई तो सब पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र के विषय में ये क्या लिखते हैं। तो देखिए, ये लिखते हैं पृष्ठ संख्या 409 पर। इनका किताब बुक देख लीजिए, ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा। तो पृष्ठ संख्या 409 पर मोहोल्लच माने चाइनी भाषा में, और इसका अर्थ महाराष्ट्र है हिंदी। ये लिखते हैं कि इस राज्य का क्षेत्रफल 5000 ली थी, मतलब 1000 किलोमीटर। राजधानी के पश्चिम में एक बड़ी भारी नदी बहती थी और लगभग 30 ली के घेरे में थी, मतलब 6 किलोमीटर। भूमि उत्तम और उपजाऊ है तथा समुचित रीति पर जोती बोई जाने के कारण उत्तम फसल उत्पन्न करने वाली है। प्रकृति गर्म और मनुष्यों का आचरण सादा और ईमानदार है। यहाँ के लोगों का डील डौल ऊंचा, शरीर सुदृढ़ तथा स्वभाव वीरतापूर्ण है। अपने उपकारी के प्रति जिस प्रकार ये लोग कृतज्ञता प्रकट करना जानते हैं, उसी प्रकार शत्रु को पीड़ित करना भी खूब जानते हैं। अपने अपमान का बदला लेने में ये लोग जीवन की परवाह नहीं करते, और यदि दुखी पुरुष इनसे सहायता का प्रार्थी होता है तो उसके दुख निवारण के लिए बहुत शीघ्र सर्वस्व तक देने को तैयार हो जाते हैं। जिस समय इनको किसी से बदला लेना होता है, उस समय ये लोग पहले अपने शत्रु को सूचना दे देते हैं, और जब शत्रु लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाते हैं, तब उन पर अपने बर्छों से हमला करते हैं। लड़ाई में यदि एक पक्ष पराजित होकर भाग खड़ा होता है तो भी दूसरे पक्ष उसका पीछा करते हैं।
परंतु उस व्यक्ति को नहीं मारते जो भूमि में पड़ा होता है अथवा जो हार मानकर शरण में आ जाता है। यदि फौज का कोई सरदार हार मान लेता है तो उसे ये भी नहीं मारते, वरन उसे स्त्रियों की ही पोशाक पहनाकर देश से निकाल देते हैं। उस समय वर्तमान काल में लिख रहे इसलिए हैं जिससे वह स्वयं लज्जित होकर प्राण त्याग कर देता है। कई सौ योद्धा देश में ऐसे हैं जो हर समय लड़ने भिड़ने में ही लगे रहते हैं। इन लोगों में से एक एक व्यक्ति हाथ में बर्छा लेकर और मदिरा से मतवाला होकर 10-10 हजार मनुष्यों को मैदान में ललकार सकता है। ये वीर लोग चाहे जिसे मार डालें, देश के नियमानुसार इनके लिए कुछ भी दंड नहीं है। जिस समय और जिस स्थान को इनमें से कोई भी जाता है उसके आगे डंका बजता चलता है। इसके अतिरिक्त कई सौ हाथी भी इन लोगों के साथ होते हैं जो मदिरा पीकर मतवाले सदा मतवाले बने रहते हैं। इनका शत्रु कैसा ही वीर से वीर और कितनी ही अधिक सेना वाला हो, इनके सामने नहीं ठहर सकता। जिस समय की ये तो हमारे इस पे जो अनुवादक हैं कुछ इस पे टिप्पणी किए हैं, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। मरहटो मराठों का देश। इस राजधानी के विषय में बहुत से संदेह है, माने ये लिख रहे हैं मार्टिन महोदय। इसका नाम देवगिरी अथवा दौलताबाद कहते हैं, परंतु यह नदी के तट पर नहीं है। कनिंघम महोदय कल्याण अथवा कल्याणी नाम बताते हैं, जिसके पश्चिम की ओर कैलासा नदी बहती है, परंतु यह भड़ोच के पूर्व की जगह पर दक्षिण में होना चाहिए। अब उस समय तो 1400 वर्ष पहले लिखे हैं और आज व्याख्या कर रहे हैं लोग। तो मिस्टर फर्गुसन टोक फुल थंप अथवा पैतन निश्चय करते हैं परंतु कोकड़पुर से उत्तर पश्चिम इनकी दूरी 400 मील होनी चाहिए, परंतु यह दूरी में हमें ताप्ती या गरना नदी के निकट ले आती है। तो देखिए, तो यहाँ पढ़ रहे थे, इनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। जिस समय ये लोग अपनी नागमंडली हाथी सेना सहित उस पर टूट पड़ते हैं तो पल मात्र में उसे ध्वस्त करके यमपुर का मार्ग दिखा लेते हैं। इस प्रकार के वीर और हाथियों की सत्ता रखने के कारण देश का राजा अपने निकटवर्ती राजाओं को भी नहीं गिनता, कुछ भी नहीं गिनता। वह जाति का क्षत्रिय और उसका नाम पुलकेशी है। उस समय कोई 7वीं सदी में बताया, चाहिए अनुवाद करने में क्षत्रिय लिख दिए होंगे लोग, लेकिन क्षत्रिय उस समय नहीं था। इसके विचार और न्याय की बड़ी प्रसिद्धि है तथा इसके लोकोपकारी कार्यों की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। प्रजा भी इसकी आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करती है। वर्तमान काल में शिलादित्य ने भी अपनी सेना द्वारा पूर्व के सिरे से पश्चिम के सिरे तक की सब जातियों को परास्त करके अधीन कर लिया है, परंतु यही एक देश ऐसा है जो उसके बस में नहीं आ सका। उसने संपूर्ण भारत की सेना और प्रसिद्ध सेनानियों को साथ लेकर और स्वयं सबका नायक बनकर इस देश के लोगों पर चढ़ाई की थी, परंतु यहाँ से उसे विफल मनोरथ होकर लौटना पड़ा था। यहाँ उसका कुछ काबू न चला। अब देखिए, जहाँ ये तो वहाँ का स्थिति बताए, वहाँ का कल्चर बताए, वहाँ की जो सामाजिक संरचना था वो बताए, लेकिन अब बताने जा रहे हैं कि वहाँ क्या क्या देखे इन्होंने अपने आँखों से।
इतनी बात से पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे वीर हैं। ये लोग विद्या प्रेमी हैं और विरोधी तथा बौद्ध दोनों के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। मतलब जो अगल बगल के विरोधी कुछ लोग हैं उनको भी और बुद्धिस्टों को, सबके सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं। देश भर में कोई 100 संघाराम और लगभग 5000 भिक्षु हैं। मतलब 100 गो संघाराम था जो हीनयान और महायान दोनों यानों का अनुसरण करते हैं। कोई 100 देव मंदिर है। मतलब वहाँ महाराष्ट्र जिसको बताया जा रहा है, जहाँ ही गए थे वहाँ पर 100 गो देव मंदिर है। अब सोच लीजिए कितना दूरी पर होगा, जो कि गिन कर फाइनल लिखे हैं, जिनमें अनेक मतावलंबी बहुसंख्यक विरोधी उपासना आदि भी करते हैं। माने विरोधी भी उसी में रहते हैं। राजधानी के भीतर और बाहर 5 स्तूप उन स्थानों पर है जहाँ चारों प्रत्येक बुद्ध आकर संक्रमण करते और उठते बैठते हैं। ये सब स्तूप सम्राट अशोक के बनवाए हुए हैं। माने उस समय सम्राट अशोक से बनवाए थे। इनके अतिरिक्त ईंट और पत्थर के और भी कितने ही स्तूप है। इन सब की गिनती करना बहुत कठिन है। माने इतना स्तूप है कि गिनती करने में बेचारे परेशान हो गए, तब लिख दिए कि माने बहुत से स्तूप है। नगर के दक्षिण में थोड़ी दूर पर एक संघाराम है जिसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की एक प्रतिमा पत्थर की है। अपनी चमत्कार शक्ति के लिए इस मूर्ति की बड़ी ख्याति है। बहुत से लोग गुप्त रूप से इसकी स्तुति करते हैं, अवश्य अपनी कामना को पाते हैं। देश की पूर्वी सीमा पर एक बड़ा पहाड़ है और जिसकी चोटियाँ ऊंची है और जिसमें दूर तक चट्टानें फैली चली गई है तथा खुरखुरे करार भी है। इस पहाड़ में एक अंधेरी घाटी के भीतर एक संघाराम है। देखिए दोस्तों, यही अजंता का गुफाएं हैं जिसको हेनसांग ने लिखा है। इसके ऊंचे ऊंचे कमरे और बगली रास्ते चट्टानों में होकर गए हैं। इस भवन के खंड खंड पर पीछे की ओर चट्टान और सामने की ओर घाटी देकर बनाए गए हैं। तो देखिए, यह जो है हमारे हेनसांग भी उस समय अजंता की गुफाएं बन चुकी थी। तो हमारे कवि जी भी टिप्पणी कर देते हैं, अनुवादक। यह वृत्तांत वास्तव में प्रसिद्ध अजंता की गुफा के विषय में है, जो इंद्याद्री पहाड़ी में चट्टानों को काटकर और निर्जन घाटी से घेर कर बनाई गई है। देखिए फर्गुसन और बर्गस की पुस्तकें, केव टेम्पल, पेज नंबर 280 से 347, आर्कोलॉजिकल सर्वे वेस्ट इंडिया रिपोर्ट वॉल्यूम 4 पेज नंबर 43-59 फिर बनवाए गए हैं। यह संघाराम आचार्य अरहत का बनवाया हुआ है। यह अरहत पश्चिमी भारत का निवासी था। जिस समय इसकी माता का देहांत हुआ तो इसे इस बात की खोज लगाने की चिंता हुई कि माता का पुनर्जन्म कब और किस स्वरूप में होता है। उसे मालूम हुआ कि माता का जन्म स्त्री रूप में इस देश में हुआ है। इसलिए उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए वह इस देश में आया। भिक्षा मांगने के लिए एक ग्राम में पहुंचकर वह उसी मकान के द्वार पर गया जिसमें उसकी माता का जन्म हुआ था। एक छोटी कन्या उसे देने के लिए भोजन लेकर बाहर आई, परंतु उसी समय उसके स्तनों से दूध निकलकर टपकने लगा। माने ये बता रहा है कोई वहाँ का। घर वाले यह अद्भुत घटना देखकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने इसे बहुत अशुभ समझा, माने घर वाले लोग। परंतु अरहत ने उन लोगों को समझाकर संपूर्ण कथा
कह सुनाई, जिसको सुनकर वह लड़की परम पद अरहत पद को प्राप्त हो गई। अरहत ने उस स्त्री के प्रति जिसने उसे उत्पन्न करके पालन किया था कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए अथवा उसके उत्तम उपकारों का बदला देने के लिए इस संघाराम को बनवाया था। मतलब इस संघाराम को जो अपने माता के नाम से बनवाया था, वो माता तो मर चुकी, किसी को ही माता मान लिए बेचारे, बनवाया था। वह बड़ा विहार लगभग 100 फीट ऊंचा है, जिसके मध्य में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगभग 70 फीट ऊंची पत्थर की स्थापित है। इसके ऊपर एक छत्र 7 खंड का बना हुआ है, जो बिना किसी आश्रय के ऊपर उठा हुआ है। प्रत्येक छत्र के मध्य में 3 फीट का अंतर है, 3 फीट अंतर करके तब वो छत्र है। पुरानी कथा के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि ये छत्र अरहत के महात्म्य में से थमे हुए हैं। ऐसे कुछ गांव समाज के लोग कहते हैं कि इसका यह उसका चमत्कार है, वो कोई कहता है जादू है, जादू का जोर बतलाता है। परंतु इस विलक्षणता का कारण क्या है, यह ठीक विदित नहीं होता। बिहार के चारों ओर की पत्थर की दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं, जो भगवान बुद्ध की उस अवस्था के सूचक हैं जब वह बोधि सत्व धर्म का अभ्यास करते थे। भाग्यशाली होने के वे शुभ शकुन जो उनकी बुद्धत्व प्राप्त करने के समय हुए थे, और उनके अनेक आध्यात्मिक चमत्कार जो परिनिर्माण के समय तक प्रकट हुए थे, वे सब दिखलाए गए हैं। मतलब अजंता की गुफाएं में ये सारी जो है जीवन चक्र जो है गौतम जी के सब उसमें दिखाया गया है। और वर्णन जो कर रहे हैं अजंता की गुफाएं की, इसका मतलब 7वीं सदी में वो बनकर तैयार हुआ था, उसमें भिक्षु लोग रह भी रहे थे। ये सब चित्र बहुत ठीक और बड़े ही सुंदर बने हुए हैं। संघाराम के द्वार के बाहर उत्तर और दक्षिण तथा दाहिने और बाएं दोनों तरफ 2 हाथी पत्थर के बने हुए हैं। किदवंती है, माना कहावत है, लोग कहते हैं कि कभी कभी ये दोनों हाथी इस जोर से चिहाड़ उठते हैं, लेकिन ये कहते हैं लोग। तो देखिए इस पे हमारे लेखक टिप्पणी की है कि चैत्य गुफा लेख नंबर 26 में जो अजंता की गुफा में है, यह लिखा है कि स्थविर अचल भिक्षु ने, जो धार्मिक और कृतज्ञ भिक्षु था और जिसकी सब कामनाएं सफल हो चुकी थी, अरहत भिक्षुओं के निवास के लिए इस शैलगृह का निर्माण करवाया था। देखे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वेस्ट इंडियन रिपोर्ट वॉल्यूम 4 का पेज नंबर 135। इस लेख में अरहत का नाम अस्पष्ट है, परंतु चीनी भाषा के में नाम का अनुवादित शब्द सोहिंग है चीनी भाषा में, जिसका अर्थ करने पर अथवा करता है। इसलिए सैमुअल बिल महोदय ने इसी अर्थ का बोधक और अचल शब्द से मिलता जुलता आचार शब्द निश्चय किया है। यहाँ पर कदाचित उन दोनों हाथियों से अभिप्राय है जो संघाराम के सामने चट्टान पर बने हुए हैं और जो इस समय कठिनता से पहचाने जाते हैं। देखो फार्गूसन और बर्गस महोदय की पुस्तक गुफा मंदिर, पृष्ठ 306 केव टेम्पल है कि भूमि विकंपित हो उठती है। प्राचीन काल में जिन बोधिसत्व बहुधा इस संघाराम में आकर निवास किया करते थे। अब देखिए वहाँ से हमारे ह्वेनसांग महोदय बोधिसत्व यहाँ से लगभग कहाँ से, वहाँ गुफा से 1000 ली मतलब 200 किलोमीटर पश्चिम में चलकर और नर्मदा नदी पार करके हम पोली, कैचो, भरूच, बेरीगंज
अथवा भरूगंज पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 7वीं सदी में भारत भ्रमण करने आए थे ह्वेन-सांग। तो इनके द्वारा महाराष्ट्र की ये व्याख्या है, मैंने आंखों देखी, ये रिपोर्ट लिखे हैं कि यहाँ आया डायरी में अपने, और उसी के आधार पर बहुत जगह खुदाई भी हुआ है तो ये प्राप्त हुआ है। जैसे में महाबोधि विहार बोध गया में भी मंदिर जो मिला इन खुदाइए से मिला, नालंदा विश्वविद्यालय इन्हीं के डायरी से मिला, और एक फहियान थे, सिंह थे। तो ये सब लोगों का बात को कोई काट नहीं सकता है। तो महाराष्ट्र की संरचना थी, और हमारे नवल वियोगी जी जो उस बुक में बताए तो उसके लिए वो भी एक तरह सच बताए और वो व्याख्या करके बताए। तो थोड़ा सा एक शब्द और मैं सोचता हूँ कि नवल वियोगी जी का बात आप लोग को बता दें। तो देखिए नवल वियोगी जी फिर उसी अपना नाग सभ्यता वाले में लिखते हैं कि अशोक और सातवाहनों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र में अशोक के काल में गणतंत्र था, और इस गणसंघ के दो मुख्य घटक गण महार रथ और भोज थे। यादव गण 18 कुलों का था। ये 18 कुल वृष्णि, कुकुर, अंधक, आंध्र तथा भोज 4 जातियों में संगठित थे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में नागों के अनेक कुल महारथ और भोज 2 जातियों में संगठित हुए थे। इन 2 जातियों का गण महार गण पुकारा जाता था। कारण गण अर्थात राष्ट्र होने से महाराष्ट्र गण का नाम महारगण राष्ट्र हुआ। अतः अशोक काल के राज्यकाल में ही महार देश वाचक संज्ञा इस प्रदेश को मिली थी। अशोक के शिलालेखों में राष्ट्रिक पैतृक नाम स्थानीय महार संघ गण के शासकों के अंतर्गत अधिकार पद की संज्ञा है। बुद्ध काल में विद्यमान बज्जी संघगण में भी राष्ट्रिक और पैतृक शासकीय संज्ञाओं का उल्लेख हुआ है, किंतु विद्वानों ने राष्ट्रिक और पैतृक लोकवाचक नाम मानकर उसके विभिन्न अर्थ निकाले हैं। महार नाम से उस समय की गण प्रथा के अनुसार महार गण का अस्तित्व सिद्ध होता है, जैसे बज्जीगढ़ अर्थात बज्जियों का देश अथवा राष्ट्र। तो दोस्तों आपने महाराष्ट्र के नामकरण के विषय में आपने देखा कि किस तरह का किस कारण उसका नाम पड़ा है महाराष्ट्र। तो ऐसे भी महार प्लस राष्ट्र, महाराष्ट्र। अगर कहिए कि महाराष्ट्र है तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि महार प्लस राष्ट्र, अगर मान लें कि 2 र होता है तो 1 र पर आकार हो जाता है तो महाराष्ट्र हो जाता है। तो भाषा विज्ञान से थोड़ा सा समझिएगा तो सब सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो बात रखा वो रख दिया। आप लोग इस पर विचार कीजिए कि महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र क्यों पड़ा, और इस व्याख्या में कितनी सच्चाई है आप समझते रहिए, विचार करते रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।